हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। लेकिन क्या मैं आज आपके साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई जानकारी शेयर करने के लिए बैठा हूँ? तो शायद नहीं। फिर आपके ब्रेन में होगा कि शायद किसी बुक के बारे में कोई चर्चा करूँगा, तो भी नहीं। हाँ, हालांकि थोड़ा सा मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि कुछ टीचर्स ने मुझे कॉल किया आज और उन्होंने कहा कि आपकी जो नई बुक आई है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज़, क्या हम उससे वीडियो बना सकते हैं? तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। ऐसा करके आप सिर्फ स्टूडेंट्स का समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि जो काम वो अपनी एक बुक को सामने बैठकर और रीड करके बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उनका समय और उनका जो बहुत अच्छा सा समय गुजरेगा उस बुक के साथ में, वो आप उन लोगों को ऑनलाइन खींच कर लाकर और ये बताएंगे कि हम इस बुक को सॉल्व करा रहे हैं, इस बुक के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि बच्चे जो हैं बहुत सारा समय यूट्यूब पर या किसी भी मीडिया के थ्रू ऑनलाइन खर्चा करें। मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैक्सिमम समय बहुत फ्रूटफुल तरीके से गुजरे और बुक्स के बीच में गुजरे, क्योंकि किसी बुक को लेकर यूट्यूब पर सॉल्व कराना और उसकी एक्सरसाइजेस कराना, इस सब से कुछ स्टूडेंट्स का बेनिफिट होने वाला है नहीं। इसीलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ ऐसा नहीं करिएगा। अब बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो लोग मेरी कितनी बात मानते हैं या कितना सहमत होते हैं। इसके साथ साथ में एक और चीज़ शेयर करनी थी मुझे आपसे, वो ये है कि शाम के समय अभी मुझे कुछ शहर से काम था, तो मैं गया। और जब मैं शहर में गया तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप्स वगैरह पर बहुत बड़ी सी लाइनें लगी हुई थी। तो पहले तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे कि क्या कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाले हालात हैं। फिर मैं लौट कर आया तो मैंने एक दो और पेट्रोल पंप्स पे देखा, वहाँ भी थोड़ी सी संख्या ज़्यादा थी, नॉर्मल के मुकाबले संख्या ज़्यादा थी। फिर चूँकि मुझे लगा कि मुझे अपने बाइक में मुझे कम निकलना होता है, तो थोड़ा सा पेट्रोल मैं भी ले लेता हूँ। तो जानने वाले लोग हैं कुछ, मैंने वहाँ बाइक लगाई, 4-5 लोग मुझसे पहले थे और मैंने वहाँ पेट्रोल लिया। जब मैंने पेट्रोल लिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कितने का भर दें, तो नॉर्मल वाली बात थी, वही मुँह से निकला। मैंने कहा इसकी टंकी फुल कर दीजिए, पल्सर बाइक है, शायद 15 लीटर्स का अराउंड आता होगा। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको सिर्फ 200 रुपये का पेट्रोल देंगे। तो मैं मुस्कुराया, मैंने कोई बात नहीं, 200 रुपये का दे दीजिए। तो उन्होंने 200 रुपये का पेट्रोल दिया। लेकिन एक चीज़ समझ में आई उस समय पर कि शायद उनका ये डिसीज़न बहुत सही है कि उन्होंने एक रूल बना रखा था कि बाइक वालों को 200 रुपये का पेट्रोल देंगे और कार वालों को 500 रुपये का पेट्रोल देंगे। अगर कहीं थोड़े से हालात गड़बड़ हैं तो मुझे लगा कि उनका ये नियम सही था कि आप अगर इमरजेंसी के हालात में हैं तो आपका काम चल जाएगा। मैं उनसे और रिक्वेस्ट करता था 100-200 रुपये का पेट्रोल मुझे और दे देते, लेकिन मुझे लगा नहीं। लेकिन जब मैं वापस लौट कर आया घर तो मैंने ऐसे ही डिस्कस किया अपने घर में बैठकर कि लगता है कुछ थोड़ा सा क्राइसिस वाले हालात हैं और हमें संभल के रहना होगा सभी को। तो फिर मैंने ये तय किया कि कल से मैं बाइक अपनी छोड़ देता हूँ, अर्थात बाइक को वो जैसे हालत में है वैसे ही खड़ी कर दूंगा और बाइक का यूज़ नहीं करूँगा। अर्थात पेट्रोल उन लोगों को मिले जिन्हें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेट्रोल पंप पर वही लोग जाएं, वही लोग लाइन में लगें जिन्हें बहुत अर्जेंट है, जिनका उसके बिना काम नहीं चल सकता है। मेरा उसके बिना काम चल सकता है। तो इन प्लेस मैं क्या करूँगा कि कल मैं शहर जाऊँगा और शहर जाकर अपने लिए एक साइकिल लेकर आऊँगा। ऐसा मैंने इसलिए सोचा, जब मैं बीएचयू में पढ़ाई कर रहा था उस समय बात है शायद एमए फर्स्ट ईयर की, तो वहाँ एक वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। वो अपने आवास से, यूनिवर्सिटी के अंदर ही उनका आवास बना हुआ था, और वो अपने ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस साइकिल से जाया करते थे। ग्रीन कैंपस, शायद वो चाहते होंगे कि उनके बीएचयू में पॉल्यूशन बहुत कम हो। बहुत ग्रीन कैंपस है बीएचयू का, उसकी कोई तुलना नहीं, बहुत ग्रीनरी है वहाँ। तो वो साइकिल से जाया करते थे। जब वो साइकिल से जाते थे तो अब अंदाज़ा मारिए उनके साथ जाने वाली जो टीम है वो कार और बाइक से कैसे जा सकती है।
अर्थात सभी प्रोफेसर्स ने जो उनके साथ जाया करते थे या सेंट्रल ऑफिस के जो और एम्प्लॉयज़ थे, उन सब ने साइकिल्स खरीद ली। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया बीएचयू के अंदर कि हमें अगर अपने कैंपस को ग्रीन रखना है तो हम दूसरों से क्यों उम्मीद करें कि आप इसको ग्रीन रखिए, शुरुआत हम ही करते हैं। तो भाई मैं कल से साइकिल से चलने वाला हूँ। अपनी बाइक को तब तक यूज़ नहीं करूँगा जब तक कोई इमरजेंसी के हालात ना हो, जब तक कि सब चीज़ नॉर्मल ना हो जाए और मुझे ये लगने लगे कि वो लाइन्स पेट्रोल पंप पे नहीं है, हालात सामान्य हैं। ये मेरा एक छोटा सा अपना डिसीज़न था, मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। आपसे भी छोटी सी रिक्वेस्ट है एक सभी लोगों से कि जितना हो सके पब्लिक कन्वेंस का यूज़ करें। अपने व्यक्तिगत वाहन, जो सभी के घर में आजकल आम बात है, कार होना, बाइक होना, व्यक्तिगत वाहन का यूज़ तभी करिए आप जब बहुत ज़रूरी हो, उसके बिना काम ना चल सके। अगर उसके बिना काम चल रहा है तो ई रिक्शा मार्केट में है, आप उसका यूज़ करें। आप पब्लिक कन्वेंस बसेस वगैरह हैं उनके थ्रू कहीं जाएं। आप कुछ भी ऐसा ना करें कि आपको किसी चीज़ को लगे आपको कि हम इसे बेस कर रहे हैं। अगर हम पब्लिक कन्वेंस का यूज़ करके उसी काम को कर सकते हैं तो हम प्राइवेट वाहन को ना निकालें। ये पहली एक रिक्वेस्ट थी आपसे। ज़रूरी नहीं कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं और हम सोल्जर्स हैं। हम अपने घर में हैं और एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इसका फ़र्ज़ हम ना भूलें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आप करें वहीं जो आपका मन करे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके साथ थोड़ा सा साझा करूं अपने विचार। आपके मन में, मैंने देखा वहाँ पेट्रोल पंप पे बहुत सारे लोग थे, नारे लगा रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। मेरा वैसा कोई इरादा नहीं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी को ब्लेम करने से बचें, क्योंकि जब हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं या गड़बड़ होते हैं तो जिम्मेदारी हम सभी की है कि हम सब अपना अपना हिस्सा शेयर करें, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं बहुत अच्छे से, ताकि हमारे हालात बेहतर रहें। हम अपने घरों में रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, अपने वाहन का यूज़ तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, वरना पब्लिक कन्वेंस का यूज़ करें। ये मेरी एक सलाह है आपके लिए एक, और मुझे लगता है आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आप ज़रूर मेरी बात मानेंगे। वापस आता हूँ पढ़ाई पर। डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक कहना है, अगर आप मान सके तो मान लें, जीवन में सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी सोच का विकसित होना। और अगर आप मुझे मैसेज करते हैं और एलटी प्रीलिम्स की बुक का फ़ोटो भेजते हैं और आप कहते हैं सर क्या इससे मेंस के एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, वो भी एलटी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस पेपर वाली बुक, जो 50 प्रैक्टिस पेपर वाली बुक थी, उस 50 प्रैक्टिस पेपर वाली बुक का फ़ोटो भेजते हैं मुझे और कहते हैं सर कि इससे क्या मेंस के एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, आप अंदाज़ा मार के देखिएगा मेरा आपके लिए क्या जवाब होना चाहिए। चूँकि थोड़ा सा मुझे ह्यूमरस भी लगता है, मुझे लगता है कि आप पता नहीं किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि आप एक एमसीक्यूज़ वाली बुक के लेकर मेंस की तैयारी कर रहे हैं और फिर मुझसे भी पूछ रहे हैं कि सर ये बुक हेल्प करेगी मेंस में। तो पहले मुझे लगा कुछ लिखूं, फिर मैंने अवॉइड किया एकदम, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने उस मैसेज को ही डिलीट कर दिया। ऐसे काम नहीं करिए भाई। आपको पता होना चाहिए कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आंसर्स लिखने हैं, और उसके बावजूद आज आप पूछ रहे हैं मुझसे, एक स्टूडेंट ने पूछा था मैसेज करके कि सर वो पेपर में हमको जो आंसर शीट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, उसमें लाइंस होंगी या ब्लैंक होंगी। अब मान के चलिए कि अप्रैल में आपके पास बहुत कम समय बचा है और आप अभी तक यही नहीं जानते हैं कि वहाँ पर एलटी मेंस के एग्ज़ाम में ऊपर यूपीपीएससी लिखा होता है और प्लेन पेज मिलता है आपको, साथ में मार्जिन होता है दोनों साइड। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो पहला वीडियो था स्ट्रैटेजी वाला, उसमें मैंने यही चीज़ दिखाई थी, आपको पेज भी दिखाया था कि ऐसा पेज मिलेगा, उसमें लाइंस नहीं होती हैं और आप कोशिश करिए प्लेन पेपर पे लिखने की, ताकि वहाँ आप शुरुआत करें तो स्ट्रेट आपकी राइटिंग्स आए। ऐसा ना हो कि शुरुआत यहाँ करें नीचे चला जाए, कितना भद्दा लगेगा। साथ ही में डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा कोशिश करिएगा, अपने आंसर को लिखने के बजाय कोशिश करिएगा प्रेजेंट करने की। आपके आंसर में कुछ ऐसा हो ताकि वो प्रेजेंट हो सके, एग्जामिनर को बेहतर लग सके, उसे पढ़ने की नौबत ना आए कि वो एक एक लाइन पढ़े तब समझे कि आपने क्या लिखा है। तो आंसर को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाइएगा। बहुत तरीके होते हैं, मैं डेली आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ लेक्चर्स बनाकर। और एक चीज़ बताऊँ आपको, स्टडी टीजीटी स्टूडेंट्स की चलो बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल।
एलटी मेंस की बात भी करूँगा। टीजीटी में लगभग मुझे लगता है 50,000 स्टूडेंट तो बैठता ही होगा यूपी में, और सीट्स होती होंगी 500 के अराउंड। अर्थात अगर अब देखा जाए टोटल तो 1% के आसपास स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं फाइनली। अगर 50,000 मान लूँ कि स्टूडेंट्स बैठते हैं, और मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, और सेलेक्ट होते हैं 500, तो इंग्लिश में जो सिलेक्शन परसेंटेज है, सक्सेसफुल जो भी है रेट है या परसेंटेज है, वो है 1%। अर्थात 50,000 स्टूडेंट्स में 500 सेलेक्ट होंगे। वो 49,500 सेलेक्ट क्यों नहीं होते हैं, वो अपने आप में झांकेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि वो सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। आप ऐसी हरकतें करते हैं, आप फिर भाग रहे हैं एमसीक्यूज के पीछे। आप जीवन में जब भी तैयारी करिए तो कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करिए। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आप जरूरी नहीं है कि आज शेक्सपियर के सारे प्लेज रिवाइज कर जाएं आज की डेट, बिल्कुल नहीं। आप कोई एक प्ले उठाइए विलियम शेक्सपियर का, और उस दिन आप सिर्फ उसकी समरी पढ़िए। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते, पैराफ्रेजिंग पढ़िए, और पूरे दिन सिर्फ पैराफ्रेजिंग ही पढ़िए। अब ब्रेक ले लेके पढ़िए। ब्रेक का मतलब यही है कि आपने उसका एक एक्ट पढ़ लिया, आपने ब्रेक ले लिया, आपने सोचा उसके बारे में, फिर सेकंड एक्ट पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया। आप रात को सोने जाते समय तक पूरा प्ले फिनिश करिए। अब बढ़िया से मनन करिए, सोचिए बैठकर। अंदाजा मार के देखिएगा, अगर आपने एक दिन में विलियम शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ लिया तो 12 से 15 डेज में उनके सभी इंपॉर्टेंट प्लेस कवर कर लेंगे आप। फिर आप एमसीक्यूज करने बैठते हैं, फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन आप डायरेक्टली एमसीक्यूज के पीछे भागते हैं। आपने पढ़ा कुछ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट आपने तैयार नहीं किया, और आप बात कर रहे हैं कि सर वो एमसीक्यूज। तो अंदाजा मार के चलिएगा, हम एमसीक्यूज की बात, प्रैक्टिस की बात, प्रैक्टिस पेपर्स की बात तब करेंगे जब लास्ट 30 डेज बचे। उस 30 डेज से पहले आप कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करिए। पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर एमसीक्यूज लगाइए। कॉन्सेप्ट पढ़िए, सिर्फ एमसीक्यूज लगाइए, और कोशिश करिएगा ऐसे लोगों से बचें जो सिर्फ एमसीक्यूज लगवा कर आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद कुछ नहीं रहेगा। याद कुछ नहीं रहने वाला है अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, अगर टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, समरी अच्छे से नहीं पढ़ी है, पैराफ्रेजिंग अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो याद नहीं रहने वाली ये चीज़ें, बहुत मुश्किल है। इसलिए डियर फ्रेंड्स, टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस बहुत छोटा सा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है। आप डेप्थ में पूरी तैयारी कर सकते हैं, तो अपने आप को समय दीजिए कॉन्सेप्ट पर। इसीलिए जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज है, वो सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। पहले कोई भी टॉपिक उठाया गया है, पूरा अच्छे से कवर किया गया है, फिर एमसीक्यूज दिए हुए हैं, फिर रीकैप है। क्योंकि मुझे लगता है तैयारी का यही सबसे बेहतर तरीका है। सिर्फ एमसीक्यूज से जीवन में कुछ होता नहीं। अब वापस आता हूँ, फिर से एलटी मेंस की बात करता हूँ। एलटी मेंस के जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, ये मैं मानूंगा एकदम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे अपने एलटी मेंस की तैयारी कैसे कर रहे हैं इसकी पीडीएफ बनाकर भेजते हैं कभी कभी। हालांकि मैं हमेशा नहीं देखता हूँ, लेकिन एक नज़र ज़रूर मार लेता हूँ कि जब कोई स्टूडेंट मुझसे उम्मीद कर रहा है कि सर देखिए एक बार मैंने कैसा लिखा है, तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक बार उस पीडीएफ को ओपन करके बहुत सरसरी नज़र से पेजेस को स्क्रॉल कर डालूँ एक बार, तो मैं देखता ज़रूर हूँ, और उसकी तारीफ में या उसे क्या करना चाहिए एक लाइन ज़रूर लिखता हूँ। और तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, वो राइटिंग बहुत कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको डेली कम से कम मुझे लगता है 1000 वर्ड्स डेली प्रैक्टिस करने हैं। वो लिखते लिखते हाथ तोड़ देना, कलम तोड़ देना, वो वाली मुहावरा और कहावत को सिद्ध करना है। लिखने की आदत बिल्कुल डालिए। जब आप लिखने की आदत डेली डालेंगे तो आपकी राइटिंग थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाएगी, और हो सकता है आपकी राइटिंग में क्लैरिटी भी आ जाए। हो सकता है आप अपनी राइटिंग को थोड़ा इंप्रूव भी कर लें, कर्सिव बना लें, बेहतर कर लें। पर्याप्त समय है आपके पास। लिखने की आदत मत छोड़िएगा। सिर्फ लर्न करने से, याद करने से, बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। ये एग्ज़ाम है प्रैक्टिस करने का। यहाँ आपको लिखकर ही प्रैक्टिस करना है, और लिखकर का मतलब सिर्फ डायलॉग्स लिखे हुए ना हो, लाइंस लिखी हुई ना हो। आप इमेजिन करिए कि आप कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे, आप कैसे वहाँ टेबल बनाएंगे। ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है, ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है।
पूरा मैप आपके ब्रेन में होना चाहिए। जब आप शाम को लेटे सोने के लिए तो वो 30 मिनट्स मुझे लगता है आप दें इस बात को। सोचे बैठ कर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखूंगा, ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखूंगा। इस बात को लेकर 30 मिनट पर डे आपको देना है। अपने ब्रेन में पूरी मैपिंग करनी है, पूरा प्लान बनाना है कि मुझे ऐसे 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 करना है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं। एज ए सिटीज़न भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एज ए स्टूडेंट भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और एज ए टीचर भी मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो हम सब की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आपके अपने घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, और बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स मुझे कॉल करती हैं। मैं तो उन्हें स्टूडेंट्स ही कहूँगा, हालांकि वो गर्ल्स हैं और वो मैरिड हैं और उनकी अपनी लाइफ है। वो कैसे मैनेज करती हैं, कैसे समय निकालती हैं, और उसके बावजूद भी वो सब बहुत मेहनत करते हैं। और मेरी तरफ से उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। ऐसे ही लगे रहिए, जीवन के बारे में कुछ बेहतर सोचिए, कुछ बेहतर प्लान करिए, और एज ए सिटीजन जो हमारी जिम्मेदारियां हैं इस देश के प्रति, उनको भी पॉजिटिवली लीजिए। किसी की आलोचना मत करिए, किसी को एब्यूज़ मत करिए, उससे कुछ नहीं होने वाला जीवन में। जिस दिन आप अपने आप को दूसरे को ब्लेम करने से बचा लेंगे, जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे मुझे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात में हो जाए, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, किसी की आलोचना नहीं करूँगा, मुझे लगता है एक स्टेप बढ़ा लेंगे आप अच्छे नागरिक होने के लिए, अच्छे इंसान होने के लिए। तो आलोचना किसी की मत करिए। किसकी गलती से क्या हुआ छोड़िए इस चीज़ को। सिर्फ गलतियाँ देखनी है जीवन में तो सिर्फ अपनी देखेंगे और किसी की नहीं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।